एक जमाना था जब घी का मतलब ही डाल्डा होता था, हर किचन का असली राजा। बट कुछ सालों में ही ये नाम सिर्फ एक पुरानी याद बन गया। आखिर कौन था जिसने डाल्डा को घुटनों पे ला दिया? ये कहानी सिर्फ एक ब्रांड की गिरने की नहीं, बल्कि भारत के बदलते टेस्ट की है। 1937 में भारत में डाल्डा वेजिटेबल घी लॉन्च हुआ था। अगले 60 इयर्स तक ये टीन का डब्बा हर भारतीय रसोई पर राज करता रहा। बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल था। कुछ ही समय में लोग उसी डाल्डा से नफरत करने लगे और इसका पूरा साम्राज्य धूल में मिल गया। कहानी की शुरुआत होती है 1930 के दशक से। उस वक्त दुनिया की अर्थव्यवस्था महान मंदी से जूझ रही थी, बट इसका असर भारतीयों पर और भी खराब था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने टैक्स कम करने से इनकार कर दिया था। इससे लोगों के लिए घी खरीदना नामुमकिन हो गया। घी उनके लिए एक तरह से तरल सोने के बराबर हो गया था और इसे सिर्फ खास मौके पर ही इस्तेमाल किया जाता था। इसी दौरान एक गुजराती व्यापारी हुसैन दादा ने एक बड़ा मौका देखा। उन्होंने ये नोटिस किया कि जैसे भारत में लोग घी नहीं खरीद पाते थे, वैसे ही पश्चिमी देशों में भी लोग मक्खन नहीं खरीद पाते थे। बट एक वैज्ञानिक विल्हेम नॉर्मैन ने इस समस्या का हल ढूंढ निकाला था। उन्होंने ये पता लगाया कि जब हाइड्रोजन गैस को सोयाबीन या पाम ऑयल जैसे वनस्पति तेलों में निकेल की मौजूदगी में डाला जाता है, तो तेल अपनी हालत बदलकर तरल से आधा ठोस या ठोस हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हुए पश्चिमी देशों ने मार्जिन बनाया। वहाँ के लोग इसे मक्खन की जगह इस्तेमाल करने लगे, बिकॉज ये काफी सस्ता था। ये देखकर हुसैन दादा ने नीदरलैंड्स में डाल्डा एंड को नाम की कंपनी खोली। फिर उन्होंने हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया से एक अर्ध ठोस तेल बनाया जो घी जैसे दिखता था और घी की तरह पिघलता था। उन्होंने इस चीज को भारत में इंपोर्ट करके बेचना शुरू किया, बट उन्हें पता था कि भारतीय कभी भी घी की जगह कोई भी नकली या विदेशी चीज आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए भारत में उन्होंने जानबूझकर इसे आर्टिफिशियली घी या हाइड्रोजनीकृत तेल नहीं कहा गया। इसके बजाय इसका नाम रखा गया वनस्पति, यानी कि दादा वनस्पति। वनस्पति एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है ऑनर ऑफ द फॉरेस्ट, और ये नाम सुनकर लोगों को लगा कि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही इसकी कीमत असली घी से 9 से 10 गुना कम थी। लोगों के लिए इतनी सस्ती कीमत पर घी का मजा लेना बड़ी बात थी। इसीलिए लॉन्च के बाद वनस्पति की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस बढ़ती मांग को देखकर लेबर ब्रदर्स ने इस कहानी में कदम रखा। लेबर ब्रदर्स एक ब्रिटिश कंपनी थी जो पहले ही ब्रिटेन में मार्जिन बेच रही थी, तो वनस्पति बेचने के लिए भारत आना उनके लिए एक समझदारी भरा बिजनेस फैसला था। वैसे लेबर ब्रदर्स वही कंपनी है जिसे हम आज पूरी दुनिया में यूनिलीवर के नाम से जानते हैं और भारत में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से। लेबर ब्रदर्स ने भारत में हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोली। उन्होंने बॉम्बे के पास एक फैक्ट्री लगाई और वनस्पति बनाने के लिए हुसैन दादा से खरीदे। लेकिन हुसैन दादा की एक शर्त थी, लेबर ब्रदर्स को दादा ब्रांड नाम को बरकरार रखना होगा। लेबर ब्रदर्स ने इस शर्त को मान लिया, बट वे अपने ब्रांड में अपने खुद की पहचान भी दिखाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने लेबर का पहला अक्षर यानी कि एल डाल्डा में जोड़ दिया और इस तरह 1937 में भारत में डाल्डा लॉन्च हुआ। लेबर ब्रदर्स चाहते थे कि डाल्डा भारत के हर कोने और रसोई तक पहुंचे, बट ये काम आसान नहीं था। हमारे यहाँ घी सिर्फ पकाने को तेल नहीं था, ये पवित्रता का प्रतीक था और हमारी संस्कृति में गहराई से जुड़ा हुआ था। लोग वनस्पति के स्वाद और खुशबू को लेकर भी संदेह में थे, इसीलिए इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जा रहा था। इसीलिए लेबर ब्रदर्स ने मार्केटिंग में पूरी ताकत लगा दी। सबसे पहले उन्होंने एक प्रचार फिल्म बनाई जिसमें डाल्डा को घी की रास्ता का विकल्प बताया। ये भारत में मार्केटिंग के लिए बनने वाली दूसरी ही मूवी थी। इससे पहले सिर्फ जनरल मोटर्स के शेवरले ने ही ऐसा किया था। अब डाल्डा की फिल्म तो बन गई थी, लेकिन उस वक्त भारत में न टीवी थी न ही ज्यादा सिनेमा हॉल। इसीलिए डाल्डा ने एक मोबाइल सिनेमा वैन बनाई जो बिल्कुल उनके टीन बॉक्स जैसे दिखती थी। यह वैन गांव-गांव घूमती थी और सफेद चादरों पर प्रचार फिल्म दिखाती थी। उस वक्त जब भारतीय सड़कों पर सिर्फ बैलगाड़ियां चलती थी, ये चमकीले रंग वाली डाल्डा वैन सबका ध्यान आसानी से खींच लेते थे और हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे। साथ ही डाल्डा अलग अलग जगहों पर लाइव डेमोस भी देता था। वे स्टील के मेंजे लगते थे, सामने डाल्डा के डब्बे रखते थे और खुलेआम डाल्डा में खाना बनाते थे। लोग सामने ही खाना बनते देखते उसकी खुशबू को फील करने लगते थे और फ्री में उसका स्वाद भी चखते थे। आफ्टर दिस एक्सपीरियंस लोग डाल्डा पर भरोसा करने लगे। डाल्डा ने भी देखा कि भारत में कुछ लोकल ग्रुप्स होते थे जो गांव-गांव जाकर मनोरंजन, खबरें और शिक्षा फैलाते थे। ये असल में घूमने वाले थिएटर कलाकार थे। डाल्डा ने इन्हें भी काम पर रखा और अपनी कहानी में डाल्डा को शामिल किया, जिससे डाल्डा की लोकप्रियता और बढ़ गई। आखिरकार डाल्डा ने अखबारों और पंपलेट्स में भी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया। ये मार्केटिंग कैंपेन इंडिया का पहला मल्टीमीडिया मार्केटिंग कैंपेन बन गया। पहली बार किसी ब्रांड ने इतने सारे मार्केटिंग के लिए चैनल एक साथ इस्तेमाल किए। पैकेजिंग के लिए डाल्डा ने जानबूझकर पीली डब्बी चुनी
ताकि वो बाकी सामानों से आसानी से नजर आ जाए, और उन्होंने हर पेड़ का लोगो इस्तेमाल किया ताकि प्रोडक्ट नेचुरल लगे। इन टेक्निक से डालडा जल्दी इंडियंस में पॉपुलर हो गए। बट सिर्फ लोकप्रिय ब्रांड होना ही सेल्स नहीं बढ़ाता। सेल्स तब होती है जब प्रोडक्ट सबसे छोटे दुकानों तक भी मिल जाए। यहाँ डालडा का कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि लेवर ब्रदर्स कई सालों से भारत में सनलाइट, लक्स, लाइफ बॉय और विम पाउडर जैसे प्रोडक्ट बेच रहे थे। उन्होंने पहले ही एक बड़ा नेटवर्क बना लिया था, सेल्स एजेंट्स, थोक विक्रेता और रिटेलर का, और इसी नेटवर्क के जरिए डालडा का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। डालडा की सफलता के पीछे था लेवर ब्रदर्स की मजबूती टीम। उनके हर विभाग में सेल्स से लेकर ऑपरेशंस तक सबसे तेज दिमाग काम कर रहे थे। असल में किसी भी कंपनी की असली ताकत उसके प्रोडक्ट से ज्यादा उसके लोगों में होती है। बट सच ये है कि सही लोगों का हायर करना बिजनेस की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। डालडा की सफलता एक और अहम रोल भारतीय सरकार का भी था। सरकार ने देखा कि वनस्पति भारतीयों के एवरीडे लाइफ के खाने की जरूरतों के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, तो उन्होंने इसे एक जरूरी सामान घोषित कर दिया। इसके बाद डालडा सब्सिडी वालों दामों पर सरकारी राशन की दुकानों पर भी मिलने लगा। 1980 के दशक तक डालडा की 40% बिक्री इन राशन दुकानों से होती थी। इन सब जगहों से डालडा बिना किसी मुकाबले के 40 से 50 साल तक भारतीय बाजार पर छाया रहा। हर साल लाखों टन वनस्पति घी भी बेचते थे, और 1980 के दशक तक डालडा अपनी सफलता की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। बट अब सब कुछ टूटने वाला था। 1983 में भारत में एक बड़ा स्कैम सामने आया। पंजाब पुलिस ने कुछ टैंकर जब्त किए जिनमें जानवरों की कुछ चर्बी मिलाकर मिलावटी वनस्पति घी था। खास बात यह थी कि इन वनस्पति घी में गाय का टेलो भी मिला था। इसके बाद पुलिस ने करीब 50 वनस्पति फैक्ट्रियों पर छापा मारा, और कई जगहों से लिए गए सैंपल से जानवरों की चर्बी मिली। मजेदार बात यह थी कि इस घोटाले में दोषी पाई गई कंपनी जैसे शुद्ध वनस्पति लिमिटेड थी। पूरे देश में हड़कंप मच गया। अगर जैन कम्युनिटी के लोगों की कंपनी जानवरों की चर्बी मिलाती है, तो बाकी कंपनियां भी सस्ते में बनाने के लिए ऐसा ही करेगी। अफवाहें फैलने लगी कि वनस्पति घी बनाने में गाय, भैंस और यहाँ तक कि सूअर की चर्बी का भी इस्तेमाल हो रहा है। उस वक्त तक डालडा इतना लोकप्रिय हो चुका था कि लोग वनस्पति घी को डालडा ही समझने लगे थे। इसलिए इस घोटाले का सबसे बुरा असर डालडा पर पड़ा। जो भरोसा इतने सालों में बना था, वो एक पल में टूट गया। कई लोग डालडा छोड़कर देसी घी और यहाँ तक रिफाइंड तेल की तरफ जाने लगे। वक्त के साथ कई लोगों ने इस घटना को भूल ही गए और डालडा किसी तरह बच निकला। बट 1990 के दशक में डालडा को अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नीदरलैंड के वागेनिंगेन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च स्टडी हुई, जिसमें 59 हेल्थी लोगों को ट्रांस फैट से भरपूर डाइट दी गई। एक्सपेरिमेंट के बाद इन लोगों की मेडिकल जांच ने सबको हैरान कर दिया। पता चला कि ज्यादा ट्रांस फैट खाने से सिर्फ खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं, इनफैक्ट अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। मतलब उनके दिल की बीमारियों का खतरा काफी बढ़ गया था। 1993 में हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक और स्टडी की, जिसमें 85,000 महिलाओं को 8 साल तक देखा गया। इसमें यह पता चला कि जो लोग ट्रांस फैट्स खाते थे, दिल की बीमारी होने का खतरा 50% ज्यादा था। फिर भी 1994 में एक और स्टडी में पता चला कि अमेरिका में हर साल करीब 30,000 लोग दिल की बीमारियों की वजह से मर जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह ट्रांस फैट का सेवन था। बट ये सब डालडा से क्या मतलब था? दरअसल इन स्टडी में जो खतरनाक ट्रांस फैट पाया गया था, वो बिल्कुल डालडा वनस्पति में भरा हुआ था। वनस्पति बनाने में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि इससे इसमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत बढ़ जाती थी। WHO के रिकमेंडेशंस के अनुसार किसी भी खाने में ट्रांस फैट कुल फैट का सिर्फ 4% होना चाहिए। बट अलग अलग आंकड़ों के मुताबिक डालडा में ट्रांस फैट 14% से लेकर चौंका देने वाले 60% तक पाया गया है। इससे खुलासे के बाद भारतीय डॉक्टरों ने अपने मरीजों को डालडा से बने खाने से बचने की एडवाइस दी। लोग खुद भी महसूस करने लगे कि कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियां जो पहले कम होती थी, वो अभी के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़ गई थी। लोगों के दिमाग में डालडा एक खलनायक बन गया। इसके चलते महिलाएं अपने घरों से डालडा हटाने लगी। बात इतनी बढ़ गई थी कि अगर किसी रेस्टोरेंट में डालडा इस्तेमाल होने की अफवाहें फैलती थी, तो पूरा शहर में इसे बॉयकॉट कर देता था। तो रेस्टोरेंट, हलवाई और यहाँ तक कि ढाबे वाले भी डालडा से दूरी बनाने लगे। डालडा की हालात पहले से ही नाजुक थी कि तभी दो बड़े मुकाबले ब्रांड आए, सैफोला और फॉर्च्यून। 1998 में सैफोला ने देखा कि परिवार और सेहत के प्रति ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपना तेल पूरी तरह से सेहत के इर्द गिर्द मार्केट किया। उनके डिब्बे और लोगों में दिल का रूप दिया ताकि दिल की सेहत की बात दिखे, और उनका टैगलाइन भी था सैफोला, एक सेहतमंद परिवार का दिल। फिर 2000 में अदानी विल्मान ने अपना फॉर्च्यून ऑयल लॉन्च किया। फॉर्च्यून ने देखा कि सैफोला और सेंट्रोप जैसे तेल सिर्फ प्रीमियम ग्राहकों को टारगेट करते हैं, जबकि मार्केट में सस्ते खाने वाले तेलों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और क्वालिटी चेक सही नहीं होती है। इसीलिए मार्केट में एक ब्रांडेड और किफ़ायत खाना पकाने वाले तेल की कमी थी। इसीलिए उन्होंने फॉर्च्यून तेल बहुत ही किफ़ायती दाम पे लॉन्च किया। उन्होंने इस बेहतर तेल के रूप में पेश किया और टैगलाइन रखी थी, थोड़ा और चलेगा। मतलब ये अगर आपका खाना फॉर्च्यून तेल से बना होगा तो वो थोड़ा देर ज़्यादा टिकेगा। इसके बाद उन्होंने टैगलाइन इस्तेमाल की,
बस अब टूट पड़ो। उन्होंने अपने ब्रांड को इस तरह पेश किया कि लोग बिना किसी चिंता या गिल्ट के खा सके। फॉर्चून की स्ट्रैटेजी इतनी बढ़िया लगी कि उन्होंने मार्केट को पूरी तरह हिला डाला और सिर्फ 2 साल में भारत का नंबर 1 कुकिंग ऑयल बन गया। इसी दौरान कई दूसरे कुकिंग ऑयल ब्रांड्स भी मार्केट में आए और उन्होंने भी ऐसे ही मैसेज देने शुरू कर दिए, जैसे नो कोलेस्ट्रॉल, दिल के लिए अच्छा, डॉक्टरों की सलाह वगैरह। इससे वो लोग डाल्डा पर भरोसा खो बैठे थे। लोग इन तेलों पर शिफ्ट हो गए और डाल्डा का मार्केट लगभग खत्म हो गया। फाइनली 2003 में HUL ने डाल्डा को सिर्फ 90 करोड़ में बेच दिया। एक कंपनी जिसका नाम बंच लिमिटेड था, उन्होंने इसे खरीद लिया। बंच ने सोचा कि जैसे फॉर्चून और सेफोला ने किया, वैसे ही वे भी कुकिंग ऑयल ब्रांड्स लॉन्च करेंगे और मार्केट वापस जीतेंगे। उन्होंने डाल्डा ब्रांड के तहत अलग अलग खाने के तेल लॉन्च किए और उन्हें हेल्दी तेल के रूप में पेश करने की कोशिश की। उन्होंने वनस्पति का एक हेल्दी वर्जन भी निकाला जिसे डाल्डा एक्टिव कहा गया। वे सोच रहे थे कि डाल्डा की मशहूर ब्रांडिंग का इस्तेमाल करके वे मार्केट फिर से अपने नाम कर लेंगे, बट ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, बिकॉज लोगों के मन में पहले से डाल्डा के प्रति बहुत नेगेटिव एक्टिविटी थी। मतलब ये कि डाल्डा का ब्रांड अब कोई पूंजी नहीं बल्कि वो बोझ बन गया था। अगले कुछ सालों में बंगे ने डाल्डा को फिर से जीवित करने के लिए लगभग 800 करोड़ खर्च किए। उन्होंने कोलेस्ट्रॉल फ्री, ट्रांस फैट फ्री और यहाँ तक कि हेल्दी जैसे दावे किए, बट इसके बाद भी भारत में डाल्डा कभी भी फिर से नहीं उभरा और आज इसका मार्केट शेयर्स बहुत कम है। डाल्डा की कहानी ये साबित करती है कि सही कीमत, बढ़िया मार्केटिंग और एक बेहतरीन प्रोडक्ट ही काफी नहीं होता। एक सफल बिजनेस बनाया जा सकता है, लेकिन असली नाम तो ग्राहक के भरोसे से ही बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपको अगली ये वीडियो देखने के लिए सलाह दूंगा, जो एक ऐसा झील है जिसमें 800 कंकालों की लाश छिपा हुआ है।